हाँ जी, नमस्कार। आप सभी की लगातार शिकायतें मुझे प्राप्त हो रही है कि क्लास क्यों नहीं आ रही है। क्या अब आप हमारी क्लास नहीं लोगे? 12 क्लासेस तक ही हमारा सफ़र रहेगा। तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ सबसे पहले, सेशन को हम बाद में स्टार्ट करेंगे, कि मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि ये पुस्तक आने वाली है हमारी मार्केट में, जो कि सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम के लिए रहेगी, भारत एवं विश्व का भूगोल। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा काम में बिजी हो गया। अब आपकी क्लासेस रेगुलर चैनल पे मिलती रहेगी, और ऐसा नहीं है कि मैंने बीच में क्लासेस नहीं डाली है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देखोगे तो हमने आपका एक सब्जेक्ट और शुरू कर दिया है, जो कि है एजुकेशनल मैनेजमेंट। इसके मैंने 5 वीडियो डाल दिए हैं, लेकिन आप लोगों को ऐसा लगता है कि पहले हम हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। तो मैं आप सभी को कहना चाहूँगा, बाकी सब्जेक्ट भी आप साथ में चलाइए। बिल्कुल आपकी फ्री क्लासेस चल रही है, अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो आप ये सब्जेक्ट भी शुरू कर दीजिए। 5 क्लासेस जिसकी हो चुकी है हमारी, और हिस्ट्री की अब लगातार चलती रहेगी। तो बुक की वजह से आपकी क्लास आ नहीं पा रही थी, ठीक है। पूरा कंटेंट आपको यूट्यूब पे पढ़ाएंगे, आप निश्चिंत होकर पढ़िए, ठीक है। बस आप टॉपिक पढ़िए, नोट्स बनाइए, टेस्ट दीजिए, बाकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आप छोड़ दीजिए, ठीक है। राष्ट्रवाद का उदय, सेशन नंबर कौन सा? 13, यानी कि 12 सेशन हमारे पूरे हो चुके हैं। इससे पहले के सेशन आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप देखें, ठीक है। कपिलांश एकेडमी के ऐप को डाउनलोड करें। क्यों करें? क्योंकि पीडीएफ आपको यहीं पे मिलेगा, निःशुल्क मिलेगा। आज का टॉपिक हमारा क्या रहेगा? प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पे क्या प्रभाव पड़ा, समझने का टॉपिक है। बहुत शांति से, इत्मीनान से आप सुनिए। मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, कंटेंट से समझौता नहीं होगा, ठीक है। सारी बातों को हम कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है जी। तो पहले मैं फटाफट से, अब टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, टॉपिक पे आते हैं। बाकी की चर्चा हम आगे आपके साथ करते रहेंगे। प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रभाव। अब आंदोलन पे प्रभाव तो हम आगे समझेंगे। मुझे लगता है कि कई विद्यार्थियों को प्रथम विश्व युद्ध के बारे में जो बेसिक जानकारी है वो अभी मालूम नहीं है। कुछ विद्यार्थियों को होगी भी, सही, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से उठाना चाहूंगा। विश्व युद्ध क्यों कहते हैं? क्योंकि विश्व के 37 देशों ने भाग लिया था, इसलिए इसको विश्व युद्ध कहते हैं। कब हुआ था? 1914 से लेके 18 तक ये विश्व युद्ध हुआ था। और भारत के इतिहास की, आधुनिक इतिहास की बहुत सारी घटनाएं इस समय अंतराल के बीच में घटित हुई थी, और उन घटनाओं पर इस युद्ध का कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ा था। तो इसलिए ये टॉपिक हमारे लिए समझना जरूरी है। और मैं आपको फिर समझाना चाह रहा हूँ, अगर आगे के आप आंदोलनों को समझना चाहते हैं, गांधी जी के मूवमेंट्स को समझना चाहते हैं, तो इसकी पृष्ठभूमि आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। तो शांतिपूर्वक बिल्कुल मेरी बातों को आप सुनते रहें, सारी बातें अपने आप समझ में आ जाएगी आपको, क्योंकि इसका लिंक हर जगह रहेगा, इसकी कनेक्टिविटी हर जगह पे भिड़ेगी। तो इसके कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। देखिए, स्टार्ट करते हैं। गांधी जी की एंट्री हो गई थी अफ्रीका से 1915 में, हम 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद एक होम रूल आंदोलन का नाम आपने सुना होगा, 1916। नरम और गरम दल के बीच में समझौता होता है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में भी समझौता होता है, जिसको हम लखनऊ पैक्ट कहते हैं। तो ये सारी घटनाएं इनके बीच में हो रही है, इसके बीच में, प्रथम विश्व युद्ध के बीच में। तो इसका इनके ऊपर प्रभाव किसी न किसी रूप में आना है। तो टॉपिक को जीरो से उठाते हैं। पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। ये दोनों बातें मैंने आपको समझा दी। 37 देशों ने भाग लिया। कब हुआ? अब थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि को समझने का प्रयास करते हैं। 20वीं सदी के प्रारंभ का समय, ठीक बात है। और जो 20वीं सदी के प्रारंभ का जो समय था, उस समय विश्व के देशों में एक होड़ मची हुई थी। किस चीज की? उपनिवेश बनाने की, अपना उपनिवेश का जाल बनाने की होड़ लगी हुई थी। और विश्व में भी यूरोपीय देशों में ये अक्सर ज्यादा देखने को मिलता है। अब आप में से कई विद्यार्थी उपनिवेश का मतलब नहीं जानते होंगे कि ये उपनिवेश क्या बला है। इसको भी मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए,
किसी शक्तिशाली देश द्वारा दूसरे कमजोर देश या क्षेत्र पर कब्जा करके वहां अपना शासन स्थापित करना और उसके संसाधनों का उपयोग अपने हित में करना, यही क्या है? उपनिवेश है। या आसान भाषा में इसको कहें, एक देश का दूसरे देश पर अधिकार और शोषण, ये उपनिवेश है। जैसे भारत किसका उपनिवेश था? ब्रिटेन का उपनिवेश था, है ना। ब्रिटेन ने भारत पर अपना शासन किया, भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। तो ये होता है उपनिवेश का मतलब। ताकि आप इनको आराम से पढ़े, पीडीएफ में आपको मिल ही जाएगा। आ गई बात समझ में? तो यूरोपीय देशों में उपनिवेश बनाने की होड़, उपनिवेश बनाने का जाल, ये प्रारंभ हुआ यहाँ पे कि भी ज्यादा से ज्यादा हम अन्य देशों के ऊपर क्या करें? अपना कब्जा करें, वहां पर शासन स्थापित करें और उनके संसाधनों का अपने हित में उपयोग करें। उम्मीद है उपनिवेश का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं उस समय का सिनेरियो आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों भाई, उपनिवेश बनाने की होड़ क्यों भाई, इसका रीजन क्या है? उसके कारणों को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे पहला कारण, औद्योगिकीकरण यूरोप में शुरू हुआ था दोस्तों, वहां पे प्रारंभ हो गया था औद्योगिकीकरण। उद्योग स्थापित हो गए थे, मशीनें स्थापित हो गई थी। अब आप समझिए, उद्योग अगर स्थापित हो गए हैं तो उनको क्या चाहिए? तैयार माल का अत्यधिक उत्पादन करना है, कच्चे माल की उनको आवश्यकता होगी। और जो कच्चे माल से जो तैयार माल होगा उसके लिए क्या आवश्यकता है? बेचने के लिए बाजार की आवश्यकता है। आप समझ रहे हो? भी औद्योगिकीकरण शुरू हो गया। अब मशीनें लग गई, उद्योग डेवलप हो रहे हैं, तो वहां पे प्रोडक्शन बढ़ गया, तैयार माल का उत्पादन शुरू हो गया। वहां पे माल तैयार करने के लिए, मशीनों के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होगी। कच्चे माल से जो प्रोडक्ट बनाएंगे उनको बेचने के लिए बाजार की आवश्यकता होगी। ये देखिए, अब समझ में आ रही होगी ना आप सभी को? मतलब समझ में आ रहा होगा कि उपनिवेश की आवश्यकता क्यों, उपनिवेश बनाने की होड़ क्यों मच रही थी यूरोपीय देशों में? क्योंकि ये सब चाहिए था, कच्चा माल चाहिए, मार्केट चाहिए, उनको मुनाफा कमाना है। ठीक है, तो इस वजह से उपनिवेश स्थापित करने की यूरोपीय देशों में। फिर दूसरी बात, साम्राज्यवाद अपने चरम पे पहुंच गया था। सब देश अपने साम्राज्य को विस्तार करना चाहते थे, बढ़ाना चाहते थे। अब देखिए, साम्राज्य का विस्तार हुआ, सब अपना अपना फायदा सोच रहे हैं, तो कई देशों के बीच में गुप्त समझौते भी होंगे। गुप्त समझौते और गुट बनने लगे, ग्रुप बनने लगे। फिर जिसका जहाँ प्रॉफिट है वहां पे उसने अपना ग्रुप बनाना शुरू कर दिया। देशों की बात कर रहा हूँ मैं, देशों ने अपने ग्रुप बनाना शुरू कर दिए। तो यूरोप में क्या हुआ? तनाव का माहौल हो गया दोस्तों। जब ये चीजें जब चरम पे पहुंचती है, साम्राज्यवाद जहाँ पे आ जाता है, गुप्त समझौते गुट जहाँ पे बनना शुरू हो जाते हैं, तो वहां पे तनातनी का माहौल हो जाता है। और इस तरह के माहौल में कोई हल्की सी भी कोई घटना घटित होती है, चिंगारी भी लगती है, तो फिर वहां पे क्या होता है दोस्तों? होता है विस्फोट। और इन्हीं सब घटनाओं के बीच में एक ऐसा विस्फोट हुआ, एक घटना, एक इवेंट घटित हुआ जो कि विश्व युद्ध का कारण बना। वापस से रिपीट करना चाहूंगा, मैं टॉपिक को बेसिक से उठा रहे हैं। मैं प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि आपको समझा रहा हूँ कि ये युद्ध कैसे हुआ। उपनिवेश पे हम पहुंचे, उपनिवेश का मतलब हमने समझा, और उपनिवेश बनाने की होड़ क्यों, उसके कारण मैंने आपको समझाए। गुट बनने लगे, गुप्त समझौते हुए, तनाव की स्थितियां बनने लगी। लेकिन आपने देखा होगा, जब कोई व्यक्ति आपको परेशान करता है तो कुछ समय तक आप सह लेते हैं कि भी ठीक है ठीक है, लेकिन एक दिन फिर ब्लास्ट होता है। वो कहते हैं ना, जब अति हो जाती है तो फिर आदमी फट जाता है। फिर चाहे लड़ाई हो, लात घुसे चले, जो होगा पर निपट लेंगे। तो यहाँ पे एक ऐसा इवेंट घटित हुआ क्या? एक इवेंट घटित हुआ, एक ऑस्ट्रिया के युवराज, जिसका नाम क्या था? आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की पत्नी समेत हत्या कर दी गई। या इस बात को समझने से पहले आप ऐसे समझिए,
मैंने आपको कहा कि गुप्त समझौते होने लगे और गुट बनने लगे। अब देखिए कौन से गुट बने, पहले इसको समझिए आप। जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी, इन तीन का एक गुट बना और इस गुट को क्या नाम दिया? ट्रिपल अलायंस। वैसे ही ब्रिटेन, रूस और फ्रांस का गुट बना, इसको क्या नाम दिया? ट्रिपल राष्ट्रीय मैत्री। अब ये देखिए, ये इस तरीके से गुट बने। और मैंने आपको बताया कि इन गुट बनने के परिणाम स्वरूप यूरोप में क्या हुआ? तनाव उत्पन्न होने लग गया और जिसका प्रभाव पूरे देश की अर्थव्यवस्था पे पड़ा। और मैंने आपको समझाया कि भी तनाव उत्पन्न हो रहा है तो एक हल्की सी चिंगारी, और वो चिंगारी कौन सी थी? और इस चिंगारी को समझने से पहले मैं एक आसान भाषा में एक बात समझाना चाहता हूँ, जिससे ये बात भी आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। जैसे हम 1857 की क्रांति पढ़ते हैं, क्रांति के कई कारण हम पढ़ते हैं, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक। लेकिन उस समय का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग। याद है आप सभी को? और उस हल्की सी बात ने, चिंगारी ने, जो क्रांति 31 मई को शुरू होने वाली थी, और वो क्रांति 10 मई को ही हमारे भारत देश में शुरू हो जाती है। वैसे ही यहाँ पे तनातनी का माहौल चल रहा है तो यहाँ पे एक इवेंट घटित होता है। वैसे ही यहाँ का तात्कालिक कारण भी हम बोल सकते हैं कि ऑस्ट्रिया का जो युवराज था उसका नाम क्या था? आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड। नहीं याद करना आपको, लेकिन पृष्ठभूमि समझाने के लिए मैं नाम बोल रहा हूँ। इस पे एनर्जी वेस्ट नहीं करना, नहीं करना, केवल समझिए कि ये हुआ क्यों था, क्योंकि ये वर्ल्ड हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, विश्व युद्ध। लेकिन हम बेसिक बातें हमें यहाँ पे आपको समझानी पड़ेगी। तो ये ऑस्ट्रिया का युवराज था तो इसकी पत्नी समेत क्या कर दी? हत्या कर दी साहब। देखिए ऑस्ट्रिया का गुट बन चुका है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी का, है ना? तो इसके युवराज की हत्या होगी। तो ऑस्ट्रिया ने इस हत्या का दोष किसके ऊपर डाला? सर्बिया के ऊपर। और ऑस्ट्रिया ने क्या किया? सर्बिया को दोषी माना और उसके ऊपर क्या कर दिया भाई साहब? हमला कर दिया। बस यही थी वो चिंगारी। और यहीं से फिर क्या हुआ? गुट बनना शुरू हो गए और यही विश्व युद्ध का कारण बना। अब देखो फिर क्या हुआ, गुट बने, दो गुट बन गए, जिसको एक को हम कहते हैं धुरी राष्ट्र और एक को हम कहते हैं मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में ही भारत आता है। अब देखिए धुरी राष्ट्र के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आ गया ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया आया तो ऑस्ट्रिया ने अपने पक्ष में किसको ले लिया? जर्मनी को ले लिया। और इसी के साथ तुर्की भी इस ग्रुप में आ गया। तो ये तीनों आ गए दूरी राष्ट्र में। जो अगला जो गुट था उसका नाम था मित्र राष्ट्र। इसमें सर्बिया, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जापान, भारत और अमेरिका। अब आप इसे समझिए भाई, ब्रिटेन आ रहा है तो फिर भारत अपने आप आ गया ना, क्योंकि ब्रिटेन का उपनिवेश कौन है? उस समय भारत था। आ रही है बात समझ में? और इन दोनों के बीच में, इन देशों के बीच में जो लड़ाई हुई, इसी लड़ाई को हम क्या कहते हैं दोस्तों? प्रथम विश्व युद्ध कहते हैं। इनके बीच में जो लड़ाई हुई, ये मैंने मुख्य देशों के नाम लिखे हैं। अगर हम टोटल देशों की बात करें तो कितने देशों ने भाग लिया? 37 देशों ने इस युद्ध में भाग लिया। और युद्ध में जो लड़ाइयाँ हुई भाई साहब, वो जल, थल, वायु, तीनों सेनाओं का इसमें प्रयोग हुआ। 1914 से 18 तक ये युद्ध चला और 11 नवंबर 1918 को क्या हुआ? युद्ध समाप्त हुआ। अगर आप इतिहास पढ़ते हैं, आपने राजस्थान का इतिहास पढ़ा है, तो कहीं ना कहीं आपने ये एक संधि का नाम सुना होगा, वर्साई की संधि। ये दो का तो फिर भी नहीं सुना होगा, इसका जरूर सुना होगा। युद्ध समाप्त हुआ, युद्ध में एक विजेता होगा, एक युद्ध हारेगा। तो दूरी राष्ट्र युद्ध हार गए, ये वाले दूरी राष्ट्र, यानी कि ऑस्ट्रिया, जर्मनी, तुर्की, ये युद्ध हार गए। हार गए तो इनको कुछ ना कुछ समझौता करना पड़ेगा। इसीलिए जर्मनी के साथ जो संधि हुई, उस संधि को नाम दिया गया वर्साई की संधि।
वैसे ही ऑस्ट्रिया के जो साथ संधि हुई सेंट जर्मन संधि, और तुर्की के साथ सेब्र संधि हुई। ये वर्साई की संधि का नाम आपने जरूर सुना होगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। आ रही है क्या बात समझ में? तो ये सिनेरियो था हमारा प्रथम विश्व युद्ध का। बेसिक जानकारी मैंने 10 से 15 मिनट में आपको समझा दी कि कैसे क्या हुआ। मुद्दा ये है कि इस युद्ध का हमारे राष्ट्रीय आंदोलन पे क्या प्रभाव पड़ा, यह है समझने की बात। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। उम्मीद है यहाँ तक की बातें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। हाँ, फिर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कॉन्फिडेंस चाहिए, जैसा कि मैं हर क्लास में कहता हूँ, तो आप टेस्ट जरूर दें एप्लीकेशन पे जाके। आज इसका भी टेस्ट अपलोड हो जाएगा, और इससे पहले की जितनी भी सारी क्लासेज हुई है सभी के टेस्ट कपिलांश एकेडमी के ऐप पर अवेलेबल हैं। तो ऐप को डाउनलोड करें आप प्ले स्टोर से। एक सवाल काफ़ी विद्यार्थियों का मेरे से पूछा जाता है कि सर आपने जो टेस्ट की जो प्राइस रखी है, जैसे हमारी प्राइस है 56 रुपीज़, क्या ये एक टॉपिक का प्राइस है या कंप्लीट? तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आपके फर्स्ट ग्रेड के इंडियन हिस्ट्री के जितने भी टॉपिक हैं ये सब का प्राइस है। चाहे इसमें भारत का विभाजन हो, राष्ट्रवाद का उदय हो, जन राष्ट्रवाद का प्रमुख व्यक्तित्व, इस टॉपिक के जितने भी टॉपिक है ना उस सबके टेस्ट आपको इसी प्राइस में मिलेंगे। प्राइस थोड़ी सी कम है, इसलिए थोड़ा सा आपको लगता है कि हर टॉपिक का अलग प्राइस क्या हमसे वसूला जाएगा क्या, नहीं, ये कंप्लीट प्राइस है। पीडीएफ, नोट्स, टेस्ट सब कुछ इसमें आ गए हैं। ठीक है ना? अच्छा जी, आगे चलता हूँ मैं। तो ये हमने प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ करके समाप्त कर दिया, दूरी राष्ट्र पराजित हो गए। अब आ जाओ साहब, प्रभाव पे बात करते हैं अब हम। विश्व युद्ध का भारतीय राजनीति पर प्रभाव, ये हमारा टॉपिक है जो हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। अब एक एक लाइन को आप समझिएगा, क्योंकि आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, और स्कूल व्याख्याता में अब आते हैं स्टेटमेंट वाले प्रश्न। तो वहां पे दिमाग में एक समझ होनी चाहिए, आपके तर्क वितर्क करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आप सही कर पाओगे। पहला स्टेटमेंट देखो मैंने इसमें क्या लिखा है। भाई भारत की राजनीति पे प्रभाव पड़ेगा, तो भारत किससे प्रभावित होगा? ब्रिटेन से प्रभावित होगा। क्यों होगा? क्योंकि भारत ब्रिटेन का उपनिवेश है, भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। ठीक है, ब्रिटेन ने बिना सलाह के भारत को विश्व युद्ध में शामिल कर लिया। अब देखिए मैं आपको समझाता हूं वापस से। दूरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र, मित्र राष्ट्र में आ रहा है ब्रिटेन, और ब्रिटेन का उपनिवेश है भारत। तो ब्रिटेन ने भारत के जो लोग थे, जो नेता थे, जो लीडर थे, उनसे बिना पूछे ही भारत को भी इसमें शामिल कर दिया। यही तो मैंने लिखा है यहाँ पे कि ब्रिटेन ने बिना सलाह के भारत को विश्व युद्ध में शामिल कर लिया। ठीक बात है। उसके बाद जर्मनी चाहता था कि भारत विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ ना दे। अब थोड़ा सा जर्मनी के बारे में समझते हैं। जर्मनी उस समय बहुत बड़ा देश था, अपने आप में बहुत संपन्न था। तभी तो आप ये देख रहे होंगे ना कि दूरी राष्ट्र में यहाँ पे जर्मनी है, और बाकी के जो शक्तिशाली देश हैं जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जापान, अमेरिका, ये सब मित्र राष्ट्र में आ रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जर्मनी से ये कमजोर थे, और जो कमजोर होता है वो कहीं ना कहीं, अगर सामने वाला शक्तिशाली है तो कहीं ना कहीं तकलीफ तो होती है ना, आंखों को चुभता तो है। तो इसी वजह से ये सारे देश एक साइड आ गए दोस्तों, और जर्मनी इधर है। और जर्मनी क्या चाहता है कि भारत ब्रिटेन का साथ नहीं दे, अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़े भारत। भाई भारत अगर ब्रिटेन का साथ नहीं देगा तो ब्रिटेन कमजोर होगा। फिर दो गुटी आपस में लड़ेंगे ना, ये अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई करें, तो फिर ये भी कहीं ना कहीं युद्ध में इनकी स्थिति कमजोर होगी। ब्रिटेन कमजोर होगा तो फिर ये दूरी राष्ट्र जीतेंगे। आप समझ रहे हो बात को?
तो जर्मनी चाहता था कि भारत विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ नहीं दे, खुद अपने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़े, जिससे ब्रिटेन भी थोड़ा सा डाइवर्ट हो, कमजोर पड़े, और उसका फायदा किसको मिले? जर्मनी को मिले। लेकिन ब्रिटेन का क्या कहना था? ब्रिटेन का कहना था कि यह युद्ध यानी कि प्रथम विश्व युद्ध साम्राज्य विस्तार के लिए नहीं है, बल्कि विश्व में लोकतंत्र की रक्षा के लिए है। ये कहा ब्रिटेन ने कि भाई साहब ये साम्राज्य विस्तार के लिए नहीं है, सीमाओं के विस्तार के लिए नहीं है, ये लोकतंत्र की स्थापना के लिए ये युद्ध लड़ा जा रहा है और भारत को साथ देना चाहिए। अब मैं आपको याद दिलाता हूं, कांग्रेस में नरम दल और गरम दल। गरम दल तो चाहते हैं आंदोलन करें, हम सरकार के खिलाफ डायरेक्ट आवाज उठाएं, गरम दल वाले। और नरम दल वाले क्या चाहते हैं कि हम सहयोग के साथ शासन स्थापित करना चाहते हैं, अंग्रेजी सत्ता में विश्वास रखते हैं नरम दल वाले। तो आपको नहीं लगता कि नरम दल वालों ने ब्रिटेन की इस बात पे भरोसा किया होगा? भाई इन्होंने यही तो कहा कि हम साम्राज्य विस्तार नहीं चाहते हैं, लोकतंत्र की स्थापना चाहते हैं, और नरम दल वाले यही चाहते हैं कि भाई ठीक है, हम आपके साथ हैं, वो आप लोकतंत्र की स्थापना कीजिए। लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता ऐसे थे जो इस बात से सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि कुछ नहीं मिलेगा अंत में, ये केवल बस ये है कि बस बोली गई बात है, होगा कुछ नहीं ऐसा। तो कांग्रेस के नेता भी दो विचारधारा के थे, कुछ तो चाहते थे कि भाई ब्रिटेन का साथ दे दूं, और कुछ कहते थे कि जो आंदोलन करने वाले थे कि नहीं, इससे कुछ भी नहीं होगा, हमें हमारी लड़ाई खुद को ही लड़नी पड़ेगी। ठीक है। ले, लेकिन अंततः क्या हुआ? कांग्रेस ने ब्रिटेन का साथ दिया अंततः। मैं आपको एक घटना आपको और याद दिलाना चाहूंगा। गांधी जी का भी यहाँ पे एक रोल आता है, और ये एक लाइन आपने जरूर पढ़ी होगी कि गांधी जी को सेना में भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा गया था। अब गांधी जी का क्या ओपिनियन था इस विश्व युद्ध को लेकर कि भारत को ब्रिटेन का साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? तो गांधी जी का यही कहना था कि अभी हमें कोई आंदोलन नहीं करना चाहिए, ब्रिटेन के खिलाफ कोई एक्टिविटी हमें नहीं करनी चाहिए, हमें ब्रिटेन का साथ देना चाहिए। ये गांधी जी का मानना था इस युद्ध के, प्रथम विश्व युद्ध में। और यहाँ तक कि गांधी जी ने दोस्तों जवानों को, भारतीयों को सेना में भी भर्ती करवाया। भारतीय सेना में नहीं जा रहे थे, लेकिन गांधी जी ने मोटिवेट किया लोगों को कि भाई हम अगर ब्रिटेन का साथ देंगे और ब्रिटेन अगर विजयी रहा तो वो हमारी मांगे अपने आप मानेगा। ये गांधी जी का मानना था। इसीलिए गांधी जी को क्या कहा देखिए, महात्मा गांधी ने सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया, इसलिए इन्हें सेना में भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा गया गांधी जी को। और जब गांधी जी ने अंग्रेजों का यहाँ पे फेवर किया, उनकी सहायता की, भारतीयों को ज्वाइन करवाया सेना में, तो अंग्रेजों ने इसके बदले केसरे हिंद की उपाधि गांधी जी को दी गई। हालांकि फिर गांधी जी ने जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, आगे पढ़ेंगे हम, उसमें ये उपाधि वापस दे दी थी अंग्रेजों को। लेकिन इस युद्ध में गांधी जी ने कहीं ना कहीं सपोर्ट किया अंग्रेजों को और भारतीयों को प्रेरित किया। और इस बात के विरोध में कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, वो इस बात के विरोध में थे। इसीलिए तो उन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया? होम रूल आंदोलन चलाया एनी बेसेंट के साथ। वो भी हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम संक्षिप्त जानकारी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, बाकी विस्तार पूर्वक जो आगे की जो 2 से 3 क्लासेस रहेगी उनमें हम इनके बारे में पढ़ेंगे। आगे की क्या बात समझ में? तो यहाँ थे हम भाई साहब। हाँ जी, कहाँ थे हम? विश्व युद्ध का भारतीय राजनीति पे प्रभाव, और ये हमारे 3-4 पॉइंट हो गए थे महात्मा गांधी तक। आगे चलता हूँ। अब एक अलग ही मामला और चल रहा था मुस्लिम लीग का। मुस्लिम लीग असमंजस की स्थिति में थी। कैसे समझने का प्रयास करना, पहले मैं एक बार पढ़ के सुनाता हूँ और फिर पूरा सिनेरियो में आपको समझाता हूँ। मुस्लिम लीग असमंजस में थी क्योंकि तुर्की धुरी राष्ट्र में था और तुर्की के खलीफा का मुस्लिम समाज में एक सम्मानित धर्म गुरु का स्थान था।
अब इस 4 पंक्तियों का मतलब क्या है मैं समझाना चाहता हूं आपको। यहाँ पे आइए आप। ये 2 ग्रुप है हमारे प्रथम विश्व युद्ध के, धुरी राष्ट्र, मित्र राष्ट्र। ठीक है। और मित्र राष्ट्र में भारत आ रहा है, और भारत में ही क्या है, मुस्लिम लीग है। ठीक बात है। और मुस्लिम लीग क्या है, मुस्लिमों का संगठन है। अच्छा जी, ठीक बात है। दूसरी तरफ चलते हैं अब हम, तुर्की की तरफ। तुर्की में एक पद होता था, धर्म गुरु का पद, मुस्लिम धर्म गुरु का पद, जिसको क्या कहते हैं, खलीफा। और उस खलीफा का सम्मान ऐसा नहीं है कि तुर्की के मुस्लिम लोग ही करते थे, अपितु पूरे विश्व के मुसलमान खलीफा का सम्मान करते थे। अब बताओ, मुस्लिम लीग वालों के साथ तो ये धर्म संकट हो गया ना भाई। तुर्की जिस साइड से लड़ रहा है, दूसरी साइड से मुस्लिम लीग वाले लोग लड़ रहे हैं। भाई भारत में मुस्लिम लीग, और मुस्लिम लीग का पक्ष कौन सा, मित्र राष्ट्र, जबकि तुर्की का धुरी राष्ट्र। और ये दोनों एक दूसरे के एंटी हैं और दोनों लड़ रहे हैं। आप समझ रहे हो भाई। एक तो यहाँ पे तुर्की का प्रधान खलीफा, उसके विरोध में भारत के मुसलमान लड़ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं धर्मगुरु का अपमान हुआ ना। तो ये लोग असमंजस में थे कि यार ऐसे कैसे। अब इस लाइन को पढ़िए आप पूरा मतलब आप समझ जाएंगे। मुस्लिम लीग असमंजस में थी क्योंकि तुर्की दूरी राष्ट्र में था, अभी आपको समझाया। और तुर्की के खलीफा का मुस्लिम समाज में एक सम्मानित धर्मगुरु का स्थान था। अब आप बताइए, क्या धर्मगुरु के खिलाफ भी लड़ाई करे क्या। एक तो संकट ये हो गया, और दूसरा संकट क्या, भाई मुस्लिम लीग तो भारत में है ना, तो फिर भारत के हिसाब से भी तो लड़ना पड़ेगा। तो ये संकट वाली स्थिति मुस्लिम लीग के साथ रही। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन चलाया। अब आपके मन में आ रहा होगा फिर क्या निर्णय लिया फिर मुस्लिम लीग ने, ये तो आपने बताया नहीं। चलो इसके आगे का भी मैं समझा देता हूँ आपको। फिर मुस्लिम लीग ने ये कहा, अपना जो समर्थन है ब्रिटेन को इस शर्त पे दिया कि मान लो भाई दोनों में से विजेता कौन रहेगा ये हमें पता नहीं, कि दूरी राष्ट्र जीतेंगे या मित्र राष्ट्र जीतेंगे, ये नहीं पता किसी को। लेकिन अगर मित्र राष्ट्र जीतते हैं तो फिर तुर्की के साथ गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए। भाई बाकी के साथ, भाई युद्ध में जीतने वाला हारने वाले के साथ गलत व्यवहार करता है, कई तरह की संधियां करता है, कई तरह के दबाव बनाता है। तो मुस्लिम लीग ने यह कहा कि तुर्की के साथ, तुर्की के खलीफा के साथ वैसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। अगर आप इस बात पे एग्री हो तो हम हमारा समर्थन आपको देंगे। समझ गए बात। अब आपको पता है अंग्रेज लोग तो भाई ठीक है, भाई अभी क्या हमारे लिए बेस्ट है वो इसमें विश्वास करते थे। उन्होंने बोला कि बिल्कुल तुर्की के साथ हम गलत व्यवहार नहीं करेंगे। लेकिन बाद में फिर तुर्की के साथ भी वैसा ही व्यवहार किया गया जैसा बाकी के साथ किया गया, क्योंकि दूरी राष्ट्र तो हारे थे प्रथम विश्व युद्ध में। आगे बात समझ में। अच्छा जी, ठीक है। तो यहां तक हम पहुंच गए थे, ये लीजिए साहब। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, भैया झूठ ज्यादा देर तक छिपा हुआ थोड़ी रहता है। ब्रिटेन ने हालांकि ये कहा कि जो प्रथम विश्व युद्ध है ये क्या है, साम्राज्यवाद के लिए नहीं है, लोकतंत्र की स्थापना के लिए है। लेकिन ब्रिटेन का एक अलग ही एजेंडा था, वो एक्चुअल में साम्राज्यवाद के लिए ही था। जैसे जैसे ब्रिटेन की मंशा उजागर होती गई, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों निराश हुए। भी जो कांग्रेस के जो नेता थे जिनका अंग्रेजी सत्ता पे भरोसा था, उनको भी निराशा हुई। उनको विश्वास था कि भाई ये हमारी बात मानेंगे आगे जाके। और मुस्लिम लीग को भी भरोसा दिया था अंग्रेजों ने, ब्रिटेन ने, कि नहीं भाई तुर्की के साथ हम गलत व्यवहार नहीं करेंगे। लेकिन धीरे धीरे जब परिस्थितियां बनती है तो सच्चाई सामने आने लगती है, तो ये दोनों निराश हुए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। और इन दोनों में पहले ही मतभेद था। फिर इन दोनों को समझ में आ गई बात कि भी अलग अलग रहेंगे तो हमारी बात मानी नहीं जाएगी। इसीलिए फिर कांग्रेस और मुस्लिम लीग में क्या हुआ, समझौता हुआ।
और उस समझौते को हम किस नाम से जानते हैं? लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं। 1916 में लखनऊ पैक्ट की हमारी सेपरेट क्लास रहेगी, लेकिन फाउंडेशन तो यही है ना। अब ये समझौता क्यों हुआ? इस वजह से हुआ। ये क्यों हुआ? इससे पहले का सिनेरियो आपने समझा। अच्छा अच्छा, सारे भैया तार एक दूसरे से जुड़ रहे हैं और सारे किरदारों को आपको समझना पड़ेगा, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो इस वजह से लखनऊ पैक्ट हुआ, इस वजह से कांग्रेस और मुस्लिम दोनों एक मंच पे आए। समझ में आ रही है बात? फिर उसके बाद क्या हुआ? प्रथम विश्व युद्ध के बाद रॉलेट एक्ट लाया गया और इसकी वजह से जलियांवाला बाग कांड हुआ। फिर उसके बाद असहयोग और खिलाफत आंदोलन हुए। समझ में आई क्या बात? तो ये भारत की राजनीति, भारत के आंदोलनों पर प्रथम विश्व युद्ध का किस प्रकार से प्रभाव पड़ा, जो एग्जाम ओरिएंटेड बातें थी वो मैंने आपको ब्रीफ में समझाने का प्रयास किया। अब आपके माइंड में प्रथम विश्व युद्ध की पूरी स्थिति मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, दूरी राष्ट्र, मित्र राष्ट्र, भारत किधर था, ब्रिटेन किधर था, उपनिवेश क्या होता है, खलीफा क्या है, तुर्की क्या है। ठीक है, अब थोड़े से प्रभाव हम अर्थव्यवस्था पे भी जान लें। भाई राजनीति पे तो पड़ गए, विश्व युद्ध का अर्थव्यवस्था पे प्रभाव। पहला पॉइंट, 13 लाख लोगों को युद्ध में लगाया गया, जिसमें से 8 लाख लोग तो सैनिक ही थे भारत के। अब आप सोचो, भारत एक कृषि प्रधान देश है, 13 लाख लोग उधर जा रहे हैं युद्ध में भाग लेने के लिए, तो आपको नहीं लगता कि भारत की कृषि प्रभावित होगी? कहीं ना कहीं उत्पादन कम हुआ होगा। बिल्कुल, तो इस वजह से अर्थव्यवस्था पे इसका प्रभाव आया। इस कारण कृषि पर प्रभाव पड़ा, उत्पादन कम हुआ। ठीक बात है, और क्या प्रभाव पड़ा? कृषि उत्पादन कम था लेकिन अन्न का निर्यात जारी रहा। भाई उत्पादन तो कम हुआ लेकिन फिर भी निर्यात जारी रहा। आयात निर्यात प्रभावित हुआ। कैसे? भी देखो, युद्ध की स्थितियां चल रही है, जहाज में सामानों की जगह सैनिकों का आवागमन ज्यादा हो रहा था, तो भारत में जो विदेशों से जो माल आता था, जो हम आयात करते थे, वो आयात कम होने लगा। हम्म, कम होने लगा तो वस्तुएं महंगी महंगी हुई, और आयात कम हुआ तो निर्यात भी कम हुआ। तो यहाँ पे लोगों की जो इनकम थी ना वो भी घटी, आय घटी। पहले माल ज़्यादा जा रहा था तो कहीं ना कहीं इनकम का सोर्स था, तो आयात और निर्यात दोनों प्रभावित हुए इससे। भारतीय कपड़ा उद्योगों को कुछ फायदा मिला क्योंकि विदेशी कपड़ा नहीं आ रहा था। हालांकि भारतीय कपड़ा उद्योगों को फायदा मिला क्योंकि विदेशी कपड़ा नहीं आ रहा था, जिससे भारतीय जो कपड़े की जो मिलें थी वो एक बार से उनको रोजगार मिला, थोड़ा इनका विकास हुआ। क्योंकि जैसे 13 लाख 8 लाख लोग तो सैनिक ही थे, अब इनकी वर्दी का कपड़ा बनाने का टेंडर तो फिर भारतीय कंपनियों को ही मिला। आप कहेंगे कि विदेशी कंपनियां क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि जब युद्ध का माहौल होता है तो कोई पैसा नहीं लगाता है, बाहर वाले लोग पैसा लगाते हैं क्या? यही स्थिति आज हमारी शेयर मार्केट में है। अभी भारत के साथ युद्ध हो जाए किसी देश के साथ, भारत पाकिस्तान का, तो भारत का मार्केट गिर जाएगा, शेयर मार्केट गिर जाएगा। बाहरी जो निवेशक हैं वो अपना पैसा निकाल लेंगे, कि वो क्यों रिस्क लेंगे फिर। यही चीज़ यहाँ पे हुआ, तो भारतीय कंपनियों ने पैसा लगाया, जो जो टेंडर थे वो भारतीय कंपनियों को मिले, तो कहीं ना कहीं कपड़ा उद्योग थोड़ा सा आगे बढ़ा भारत का। ठीक है जी। निर्यात प्रभावित होने से कच्चा माल उत्पादन करने वाले किसान बर्बाद हो गए। ठीक है जी, समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई, राजनीति प्रभावित हुई, आंदोलन यहाँ पे प्रभावित हुए प्रथम विश्व युद्ध के। तो बस इतनी सी बातें सिंपल ब्रीफ में 30 मिनट में हमने कंप्लीट कर दिया आपका जो भी समझाने की बातें थी। बस इतना ही समझना है, क्योंकि हमारा पहला टारगेट यही है कि एग्ज़ाम आपको क्रैक करना है, एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन आपको सही करना है। अब क्वेश्चन सही कब होंगे? जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, है ना। और पीडीएफ कैसे मिलेगा? डाउनलोड करो, रजिस्टर करो, यहाँ फर्स्ट ग्रेड पे क्लिक करोगे आप। फर्स्ट ग्रेड में आप टेस्ट सीरीज पे क्लिक करो,
फिर टेस्ट सीरीज में इंडियन हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज आ जाएगी चौथे नंबर पे, और इंडियन हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज पे आप क्लिक करोगे तो कंटेंट का सेक्शन मिलेगा। वहीं पे यूट्यूब क्लास पीडीएफ का फोल्डर मिल जाएगा, यहाँ से तो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना क्लास की। और सारे बॉक्स बने हुए हैं जो आपके सिलेबस के टॉपिक है भी, राष्ट्रवाद का उदय, जन राष्ट्रवाद का उदय, और फिर उनके अंदर के सब टॉपिक अंदर सिस्टम से जमे हुए हैं। एक बार आप देखेंगे तो सारी कहानी आपको समझ में आएगी। और सब टॉपिक की टेस्ट लगाइए, आप प्रैक्टिस करिए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ये मैनेजमेंट वाला शुरू करो भाई, ये प्लेलिस्ट बन गई है, फ्री क्लासेज है, ये सारी क्लासेज आप शुरू कर दीजिए। 5 क्लासेज हो गई है ना, तो 1-2 सब्जेक्ट में और शुरू कर दूंगा आपके। सब कुछ फ्री चलेगा यूट्यूब पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बाकी आपके सुझाव कमेंट सेक्शन के माध्यम से आमंत्रित हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।